और मरुधरा के महासमर में ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, ये दिखाने के लिए मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, 199 विधानसभा सीटें हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और 51,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर आप और हम तमाम पत्रकार मौजूद रहने वाले हैं जी राजस्थान के। इस वक्त कुछ घंटे पहले, मतदान शुरू होने के कुछ घंटे पहले, आप किस तरह का माहौल अपने आसपास देख रहे हैं? प्रशासन की क्या तैयारी, सुरक्षा की क्या तैयारी, निष्पक्ष चुनाव की क्या तैयारी? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से तैयारी अब जो मतदान की है वो पूरी हो चुकी है और कल 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इस बार जो समय बढ़ाया गया है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का, यानी कि 2 घंटे का समय इस बार बढ़ाया गया है। बड़े एक तकरीबन 2 महीने से जो चुनावी गहमा-गहमी देखने को मिली थी, किस तरीके की वहाँ पर जो नेताओं की स्ट्रैटेजी थी और किस तरीके से नेता सभा कर रहे थे और कितना असर उनका देखने को मिला। मेरे तमाम सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और मैं उनसे जानकारी लूँगा। सबसे पहले शशि मोहन जी से लूँगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की लगातार जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके की रही? कितने नेताओं ने सभा की? विज्ञापन भी उनका काफ़ी जो अखबारों में दिया गया वो काफ़ी चर्चित रहा। देखिए आशीष, आज स्ट्रेटजी की बात करें तो अंतिम दौर तक स्ट्रेटजी पल पल उतरती चढ़ती गिरती रही और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारी दीवारें तोड़ दी। और जब उन्होंने सचिन पायलट का वोट देने की अपील का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया तो ये इस चुनाव की एक बड़ी घटना थी। ना सिर्फ इस चुनाव की बल्कि कांग्रेस की आपसी प्रतिस्पर्धा की बड़ी घटना थी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आता पिछले 4.5 साल में सीएम के ट्विटर हैंडल से सचिन पायलट का कोई भी वीडियो इस तरह का कांग्रेस के पक्ष में वोट देने का या कांग्रेस के एकजुटता की बात करने का वीडियो ट्वीट हुआ हो। क्योंकि मुख्यमंत्री ने सरकार गिराने के सवाल उठाए और ये कहा कि किसने सरकार गिराने की कोशिश की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नहीं गिरा पाने की खींच मिटाने के लिए बीजेपी इस कदर आतुर है कि यहाँ पर नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। और एक कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूँगा, आज एक किसी फिल्म के पोस्टर की तरह उन्होंने विज्ञापन दिया है चिरंजीवी को पूरा अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बताते हुए। और देखिए, जिस तरह बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, 2 चावल लगाए जाते हैं, उस तरह इस बिंदी को दिखाया है। और इसमें सचिन पायलट नहीं है, जो सचिन पायलट उनके ट्विटर हैंडल पर थे, लेकिन कल जो विज्ञापन होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ख़ास बात यह है कि विज्ञापनों की इस प्रतिस्पर्धा में ऐसी स्थिति आई कि निर्वाचन विभाग को ये निर्देश तक जारी करने पड़ गए कि 23, 24 और 25 को, जब वोटिंग वाले दिन है और उसके पहले दिन, कोई भी विज्ञापन प्रिंट मीडिया का बिना अप्रूवल के, बिना विभाग की अप्रूवल के जारी नहीं होगा। और ये विज्ञापन देखिए, अगर इसमें से कमल का फूल हटा दें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये विज्ञापन बीजेपी का है। और सब वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की गई है कि किस किस वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की गई है। और कल जो विज्ञापन छपा था, जिसके ऊपर स्ट्रेटजिकली अब से पहले इस तरह के विज्ञापन एग्रेसिव दिखे नहीं गए। कांग्रेस का एक विज्ञापन था सिंपल सा, और ये जो विज्ञापन है जिसमें कन्हैयालाल हत्याकांड जो हुआ इसका जिक्र किया गया, भीलवाड़ा भट्टी कांड का और दूसरी आपराधिक घटनाओं का, पेपर लीक का जिक्र किया गया। ये सारी चीज़ें इस विज्ञापन में देने से कांग्रेस में हलचल हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। आप देखिए कि कहाँ राजनीति जा रही है। जो विज्ञापन जिसकी मारक क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा दर्द कर रहा है। इस विज्ञापन की मारक क्षमता पता पड़ती है कि मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पड़ा। इससे पहले कांग्रेस ने जो विज्ञापन तैयार कराया, जिसमें भगवा दुपट्टा पहने लोगों को दिखाया गया कि जब वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि काम क्या कराया, और कुछ लोगों को पैसे देते दिखाया। उस विज्ञापन के खिलाफ बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवा से ऐतराज है। तो इस तरह की चीज़ें इस चुनाव में हुई है। और पनौती से लेकर मूर्खों का सरदार और सारे बयानों की सीमा भी इस चुनाव में टूटती हुई दिखी है, जो आमतौर पर दूसरे चुनावों में भी होती है। कई बार स्लिप ऑफ टंग भी होता हुआ दिखा। बाबूलाल नागर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद तक का नारा लगा दिया। एक वीडियो एडिटेड चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ मोदी के नारे लग रहे हैं और जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये प्रत्याशी के समर्थन में आए या विरोध में आए। दूसरा ओरिजिनल वीडियो भी चल रहा है जिसमें प्रत्याशी के समर्थन में नारे लग रहे हैं और तब भी मुख्यमंत्री की तरफ से यही बात कही गई। तो सोशल मीडिया एक
दूधारी तलवार की तरह इस चुनाव में सामने आया कि कितना खतरनाक हो सकता है सोशल मीडिया का दुरुपयोग। और ये नेताओं को समझ में आने लगा है, लोग बाग चेतने लगे हैं और किसी भी तरह के बयान को सार्वजनिक करने से पहले, ट्वीट फेसबुक पर डालने से पहले वो इस चीज़ को सोचने लगे हैं। और कुल मिलाकर के बहुत रोचक चुनाव है, चाहे आरएलपी की स्ट्रेटजी देखें, चाहे बीजेपी की स्ट्रेटजी देखें या कांग्रेस की स्ट्रेटजी देखें। वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रही, इसके ऊपर सबके सवाल। सचिन पायलट की क्या भूमिका रही, इसके ऊपर सवाल। इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच में होती रही हैं आशीष, और बहुत रोचक चुनाव इस बार होता दिख रहा है। बिल्कुल रोचक चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर वहां पर रवाना हो चुकी है। देखिए, एक जमाना ऐसा था जब 20-20 दिन लगते थे पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरी करने में। मेरे साथ मेरे यहाँ पर सहयोगी काशीराम चौधरी है। काशीराम जी, आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि एक ज़माना ऐसा था जब 20-20 दिन लगते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। किस तरह की तैयारियां रहती है ट्रांसपोर्ट के बारे में यदि बात की जाए तो? जैसे बिल्कुल देखिए, ट्रांसपोर्ट के बारे में इस बार बात करें तो काफ़ी मशक्क़त हुई है। ख़ासतौर पर परिवहन विभाग के जो उड़नदस्ते हैं उनको मशक्क़त करनी पड़ी, और उसकी वजह ये रही कि इस बार सावा बड़ा था। 23 नवंबर को हालांकि पहले चुनाव होने थे और उस दिन देवोत्थाना एकादशी का सावा था, तो इस वजह से चुनाव को पोस्टपोन किया गया 25 नवंबर को। लेकिन फिर भी जो गाड़ियाँ मिलने में दिक्कत हुई, क्योंकि 23 नवंबर की अगर शादी है तो वो 24 नवंबर को गाड़ी फ्री होगी और उस गाड़ी को फिर चुनाव के काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गाड़ियों की जो रिपोर्टिंग है वो 22 नवंबर को ही शाम को करनी थी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बसों के जो मालिक हैं उनको भी परेशानी हुई, क्योंकि उन्होंने पहले से एडवांस बुक कर रखी थी शादियों की। उन बसों को फिर परिवहन विभाग के जो उड़नदस्तों की समझाइश के आधार पर एडजस्ट किया गया, और फिर बहुत सारी जो बसें थी जो कि शादियों में लगी हुई थी उनको चुनावी कार्य में लिया गया। तो करीब 43,283 जो वाहन हैं वो इस दौरान काम में लिए गए हैं पूरे प्रदेश में। जयपुर की अगर हम बात करें तो 1650 के करीब वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। सबसे ज़्यादा जो वाहन हैं वो जयपुर में ही अधिकृत किए गए हैं, और उसके बाद में दूसरे स्थान पर भरतपुर भी है और तीसरे स्थान पर अलवर है। तो इन 3 जिलों में खासतौर पर सबसे ज़्यादा वाहन उपयोग में लिए हैं। और प्राइवेट वाहनों के अलावा रोडवेज की कुछ बसें भी अधिकृत की गई है, तो उससे भी आमजन को थोड़ी सी परेशानी हुई है। कुछ जिलों में जब रोडवेज की बसें ली गई काम में, तो इस वजह से जो बसें निर्धारित रूटों पर चलती हैं उनके लिए परेशानी हुई। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मशक्क़त भरा रहा है। और आज जो है पोलिंग पार्टी जिस तरह से रवाना हो चुकी है और अपने जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर पहुँच चुकी है, तो अब परिवहन विभाग ने कम से कम अपनी तरफ से राहत की सांस ली है कि उनकी जो भूमिका थी वो एक हद तक पूरी हुई है। और उसके बाद जब चुनाव पूरा हो जाएगा और जो ईवीएम हैं उनको वापस जमा किया जाएगा, तो उनकी दोबारा से एक भूमिका होगी, और फिर उसके बाद जो उनको पेमेंट कराना, भुगतान कराना है, उसका भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो निश्चित रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारी है हर एक टीम की, परिवहन विभाग की भी है, रोडवेज की भी है, इसके अलावा आबकारी विभाग की भी है। अलग अलग जो भी विभाग हैं उनकी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटी हुई चुनाव में। और सुरक्षा की तो निश्चित रूप से रहती है, सबसे बड़ी पुलिस की और जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी रहती है। जी बिल्कुल, अब पुलिस पर निगाहें, क्योंकि जिस तरीके से संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं, जिस तरीके से वहाँ पर मतदान केंद्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा का इशू रहता है वो रहता है। मेरे सहयोगी विनय लगातार क्राइम कवरेज करते हैं। कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मतदान कल होगा और क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर? जी आशीष, देखिए मैं बताना चाहूँगा, इस बार प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 1,70,000 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। इसके अंदर पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ियाँ जो कि केंद्र सरकार से मिली हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। मैं बताना चाहूँगा पूरे प्रदेश के अंदर 9,000 से अधिक जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं वो मौजूद है। और इन तमाम बूथों पर जो सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्स होती है, जिसमें CISF, CRPF, BSF और आपका ITBP आती है, उनकी जो सशस्त्र बल टुकड़ियां हैं वो तैनात की जाएंगी। साथ में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, और इसके साथ ही जो तमाम अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं उनकी लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी। और वहां पर 1300 से ज़्यादा जो क्विक रेस्पॉन्स टीम है उनकी तैनाती रहेगी। वो लगातार क्षेत्र में जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर लगातार गश्त करेंगी। इसके साथ ही कुछ मोबाइल पार्टी भी बनाई गई है। अगर किसी भी तरह की कोई सूचना उनको प्राप्त होती है तो तुरंत वो पार्टियाँ वहाँ पर मूव करेंगी। आप जल्दी से ये बता दीजिए कि जयपुर के संवेदनशील इलाके कौन
कौन से और कहाँ कहाँ अत्यधिक जाब्ता तैनात है? देखिए, अगर हम बात राजधानी जयपुर की करें तो परकोटे का जो किशन पोल है, हवा महल शेट है, गलता गेट है, शास्त्री नगर है, भट्टा बस्ती है, इसके अलावा सांगानेर है। तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे अति संवेदनशील बूथ हैं, तो यहाँ पे विशेष व्यवस्था जो सुरक्षा की है वो की गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब बीजेपी की मैं बात करूंगा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु जी यहाँ पर मौजूद हैं। विष्णु जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर पूरी तरीके से चुनावी सभाएं की, बहुत सारे दिग्गज यहाँ पर आए, केंद्र के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। क्या लगता है आपको, कितना असर केंद्र के नेताओं की सभाओं का, रैलियों का दिखेगा? बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय नेता हैं वो अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, और जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कोई भी केंद्रीय नेता हो, उनके अलग अलग क्रेज है पब्लिक में। जहाँ भी चुनाव होते हैं ये नेता स्टार प्रचारक है और उसके नाते ये प्रचार करने पहुँचते हैं। राजस्थान में भी करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उन नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 7 दिन में उन्होंने 15 सभाएं यहाँ पर की और 2 रोड शो किए, बीकानेर और जयपुर में। और इसके अलावा बात गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी लगातार यहाँ पर सभाएं की, 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं उन्होंने की। राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने सभाएं की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं तमाम, स्मृति ईरानी से लेकर पीयूष गोयल से लेकर तमाम जो लोग हैं उन्होंने सभाएं की। तो ऐसे में इस 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे, उप मुख्यमंत्री पहुँचे, और इन्होंने यहाँ सभाएं की, रोड शो किए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव है या जिस क्षेत्र से उनकी डिमांड थी वहाँ उनकी सभाएं की गई, और उसको लेकर ही ये प्रभाव, अब जो उनका प्रभाव है वो देखना कल पता पड़ पाएगा कितना प्रभाव हुआ, और इसका रिजल्ट 3 तारीख को मतगणना होगी, तब ज़्यादा समझ में आएगा किन सीटों पर ये नेता पहुँचे थे और वहाँ हार जीत का गणित क्या रहा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता है वो यहाँ पर लगातार जो चुनावी सभाएं कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लेकिन जयपुर को जीतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर की तमाम जो हॉट सीटें हैं वहाँ पर टक्कर है। मेरे सहयोगी दिनेश से जानेंगे कितनी टक्कर है, कौन कौन सी सीटें हैं, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं दिनेश? बिल्कुल, देखिए आशीष, चुनावी रोचकता डे फर्स्ट से, यानी कि जब से टिकट वितरण हुआ, जयपुर की सीटों पर काफ़ी रोचकता नजर आई। दोनों ही पार्टियों ने कई सीटों पर टिकट वितरण में ही रोचकता खड़ी कर दी। कई नए ऐसे प्रत्याशी, नए ऐसे चेहरे आए जिस वजह से पूरी रोचकता बन गई। कांग्रेस ने हवा महल और झोटवाड़ा में 2 नए ऐसे चेहरों पे दाव खेला जिनकी शहरवासियों को भी उम्मीद नहीं थी। तो वहीं भाजपा ने भी कई 3 से 4 नए चेहरे मैदान में उतारे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एक बड़ा मुकाबला, संघर्ष की स्थिति, कई सीटों जो पुराने गढ़ थे, जो दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस और भाजपा की जो दोनों गढ़ वाली जो सीटें थी, उन पर मुकाबला आमने सामने टक्कर हो गई, नेक टू नेक फाइट की स्थिति में आ गए महज टिकट वितरण की वजह से। अगर बात की जाए तो अमीन कागजी की जो कांग्रेस सीट रही है लंबे समय से, किशनपोल की, वहाँ की स्थिति, वहाँ भाजपा ने नए प्रत्याशी पे दाव खेला। तो वहीं सांगानेर ने भाजपा में नए प्रत्याशी को दाव में खेला, इस वजह से वो सीट फाइट में आ गई, जो कि सांगानेर कभी भाजपा का गढ़ रही है लंबे समय से। लेकिन ऐसे नए चेहरे उतारे गए तो कहीं ना कहीं वो फाइट में आ गई। झोटवाड़ा क्षेत्र से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पुराना चेहरा है, 2 बार सांसद रहे, लेकिन NSUI के नए प्रत्याशी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा तो युवा टीम पूरी लग गई। अब युवा टीम, NSUI की जो टीम थी उस पर कांग्रेस का अग्रिम संगठन उसे कह सकते हैं, और उस पर दाव खेला है, तो तमाम युवा टीम उसमें मैदान में लगी हुई है। तो ये युवाओं के लिए भी एक प्रेस्टीज पॉइंट वाली स्थिति हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया है जो कि यूथ राजनीति को पूरा मेंटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं NSUI के लिए दाव वाली सीट हो गई। तो इन टिकट वितरण की वजह से कई सीटें नेक टू नेक फाइट की स्थिति में आ गई। दिनेश, यहाँ पर राज्यवर्धन राठौड़ के लिए हम जानना चाहेंगे, राज्यवर्धन राठौड़ के लिए हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने देश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया ओलंपिक खेलों में, तो क्या यहाँ पर गोल्ड में निशाना लगाए बिना काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल सिमोन जी, आपने बहुत सही बात कही है कि उन्होंने, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया, देश का नाम रोशन किया। लेकिन यहाँ सिल्वर से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ 2 दिग्गज मैदान में है, सीधा उन्हें गोल्ड पे निशाना लगाना होगा, क्योंकि यहाँ सिल्वर में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वहाँ मेडल में ये स्थिति होती है, लेकिन यहाँ तो नंबर 1 पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को रहना होगा, तब वो झोटवाड़ा क्षेत्र में टिक पाएंगे। हालांकि झोटवाड़ा क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लंबे समय तक, जब से उनको टिकट मिला, तकरीबन महीने भर का समय उनको मिला, और वो लंबे समय तक मैदान में भी रहे। डोर टू डोर उन्होंने संपर्क किया। योगी आदित्यनाथ जी की सब वो रोड शो हुआ, जेसीबियां नजर आई, तो काफी कुछ रोचक मुकाबले नजर आए। लेकिन इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने भी कड़ी चुनौती है और सिल्वर से काम चलने वाला नहीं है, सीधा गोल्ड पे उनको निशाना लगाना।
आशीष, दो देखिए, महत्वपूर्ण जिस तरीके से बातें जो चुनावी इस बात पूरे यहाँ पर लबोलुबाब हो गई, में इसका निकाल इलेक्शन- सकता हूं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की दो स्ट्रेटेजी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी रोड शो में बहुत बिलीव करती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के रोड शो हमने नहीं देखे, अमित शाह के 5, नरेंद्र मोदी के 2 और जेपी नड्डा के 2 रोड शो देखे। और दूसरी बात, इस बार सांसदों को उतार करके बीजेपी ने एक नया दाव खेला है। ये रोड शो और सांसदों को उतारना कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। मतदान पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, इस पर पल पल की अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। आप लोग सब मेरे साथ बने रहिए और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।